हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने बात की थी थ्रस्ट की। आज भी हम लोग बात करेंगे उसी थ्रस्ट की। इट मीन्स हम लोगों को प्यास तो जाहिर सी बात है, कुछ खाएंगे तो लगेगी ही। तो प्यास तो लगना लाजमी है। प्यास क्यों लग रही है ये मैंने आपको बताया कि हमारा एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन की वजह से हमारे आंतरिक प्ररोध है, एक तरह से ड्राइव्स है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्यास की अनुभूति होती है। जो ये आपका अंतर्नोद है वो शरीर में पानी के अभाव में उत्पन्न होता है। कल हम इसके मोटिवेशन पर भी बात किए थे। आज हम इसकी फिजियोलॉजी पे चलते हैं। प्यास लगती है तो क्यों लगती है, और हम लोगों को पानी पीने के बाद राहत कैसे मिल जाती है। कोई तो कारण होगा, क्योंकि पानी हम लोग लेते हैं, पीते हैं, कैसे फील होता है कि प्यास लगी है। कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन फंक्शन में उससे रिलेटेड कोई एरिया होगा ब्रेन में, जो हमको बताता है कि हमको प्यास की अनुभूति हो रही है, अब हमको पानी ही पीना चाहिए। प्यास लगती है तो हम लोग पानी ही लेते हैं। पानी अवेलेबल नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन वैसी ही चीज़ों को लेते हैं। प्यास लगी तो भोजन नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमको प्यास लगती है तो हम पानी की तरफ तो जाते हैं, भोजन की तरफ नहीं जाते। तो मस्तिष्क में ऐसा कोई एरिया होगा जो हमको ये बताता है, जो सूचना देता है कि हमको प्यास लगी है तो पानी ही पीना है, भूख लगी है तो भोजन ही करना है। तो यहाँ इसका जो फिजियोलॉजिकल बेस है, हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे। यहाँ इसलिए मैंने पार्ट 1 में दो पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो सकता था उस दिन कल। तो फिर चलिए हम लोग आज इस पे बात करते हैं। तो प्यास का जो दैहिक आधार है, जलवंचन है। कुछ देर हम लोग को पानी न मिले तो क्या होगा, आज हम लोग उस पर बात करते हैं। तो यहाँ डबल डिप्रेशन हाइपोथेसिस की मैंने बात आप लोगों से कल ही की थी, थ्रस्ट पे ही किया था मैंने। तो डबल डिप्रेशन जो हाइपोथेसिस है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ प्यास जो है आपका अंतर्नोद है। शरीर में जब भी हमारे पानी की कमी हो जाती है तो इस अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है। हो लग गई प्यास। इस अंतर्नोद के उत्पन्न होने पर हमें प्यास का अनुभव होता है, और अवेलेबल है पानी तो हम लोग पीना शुरू कर देते हैं। प्यास का अनुभव दो स्थिति में होता है। हमको अनुभूति हमको जब भी होती है तो दो स्थिति में होती है। पहला है शरीर में जलाभाव की स्थिति, और दूसरा है शरीर में जल के वितरण से उत्पन्न परिवर्तन। पहले में शरीर में जल के अभाव की स्थिति है, पानी कम हो गया है शरीर में तो प्यास हमको अनुभव हो रहा है। दूसरी स्थिति कब कैसी हो रही है, शरीर में जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं हो पा रहा है। पानी तो लिया, लेकिन हर जगह पानी की मात्रा समान रूप से नहीं है, इस वजह से प्यास लगी है। तो यहाँ जल वितरण की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। यहाँ शरीर जो होता है उसमें, हमारे शरीर में जल दो स्थानों पे, जो पानी है दो जगह में स्थित होता है। कहाँ कहाँ होता है अभी, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर। कोशिका तो आपको पता है, पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी है। स्पेसिफिक जो आपके सेल होते हैं उसको न्यूरॉन कहा गया है, जो सूचनाओं का संवहन करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि पूरा शरीर ही तो है आपके कोशिकाओं से मिलकर बना। तो यहाँ शरीर में जो हमारे कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर। ठीक, कोशिका के बाहर यानी ब्लड में, पेट में, उदर में, भोजन नली में, अंतर कोशिकीय स्थलों में जो जल है, जो पानी है, वो विद्यमान होता है, रहता है। जो कोशिकाओं के अंदर है, जो जल कोशिकाओं में अंदर है या बाहर है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोशिका अंतर्गत या कोशिका रिक्ति, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, जो द्रवों की सांद्रता है वो कैसी है। जो हमारे द्रवों की सांद्रता है वो कैसी है, यही आपका डिसाइड कर देता है कि आपका पानी का वितरण, जल का वितरण कहाँ कहाँ पे अधिक होगा, कहाँ कहाँ पे कम होगा। ठीक है,
जब भी जल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में होता है, हम पानी पीते हैं जब, तो बॉडी में हर जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, सारे सेल को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ जब भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब जल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक स्थान पे कभी अधिक हो जाता है, कभी दूसरे स्थान पे अधिक हो जाता है या कम हो जाता है। यहाँ कहीं पर अधिक जल दिया जा रहा है, कहीं पर कम जल दिया जा रहा है, कम पानी मिल रहा है, किसी कोशिका को ज़्यादा मिल रहा है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर जल की मात्रा अधिक है और कहाँ पर कम है। इसी क्रिया को कहा गया है ऑस्मोसिस। ये आपके कंपटीशन में पूछ देता है, क्योंकि दो क्रियाएं होती हैं आपकी, एक तो होती है ऑस्मोटिक, एक होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक आपके भूख से रिलेटेड है, मैं इसको आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल आज आप लोग जान लीजिए ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में जो जल का वितरण है, कहीं कम कहीं अधिक, कहीं कम कहीं अधिक, तो जहाँ कम है अधिक है उसके बीच में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो क्यों रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्रिया शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे ऑस्मोसिस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में किशमिश ज़रूर होगा, होगा ही। उस किशमिश को पानी में डाल दीजिए, कुछ देर में किशमिश फूल के अंगूर जैसा हो जाएगा। ये जो क्रिया हुई है वही ऑस्मोसिस है। कहने का अर्थ है कि जब भी द्रव की सांद्रता अधिकतम होती है तो जहाँ पर जो हल्की सांद्रता वाले होते हैं वो अधिक सांद्रता की तरफ खींचते हैं। जो आपकी किशमिश का बाहरी क्षेत्र है वो आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, उससे पानी जल रिस करके कोशिका के उस पार, यानी जो मेम्ब्रेन थी उसके उस पार, यानी किशमिश के अंदर चली गई। पानी बाहर आपका कम सांद्रता युक्त था, यानी कम गाढ़ा था। किशमिश के अंदर का जो पदार्थ था वो काफी गाढ़ा था, इधर गाढ़ा नहीं था उधर गाढ़ा था, तो पानी का वितरण जो है उसी तरफ जाएगा क्योंकि वहां पर जल की मात्रा कम है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो किशमिश के अंदर जल की मात्रा कम है तो मेम्ब्रेन से होते हुए किशमिश की चारों तरफ की जो झिल्ली है उसको पार करते हुए पानी धीरे धीरे रिस करके आपकी किशमिश के अंदर चला गया। ये जो गया है पानी, ये क्रिया आपकी कहलाएगी ऑस्मोसिस। क्लियर है। तो बस आपको ऑस्मोसिस क्रिया देखनी हो तो किशमिश को उठा करके पानी में डाल दीजिएगा, फूल जाएगा वो। फूलने का मतलब कि उसके अंदर जल चला जाएगा। जल का ये वितरण कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, जहाँ कम गाढ़ा था वहां से अधिक गाढ़ा, जहाँ पर सांद्रता जिसकी अधिक थी उधर वो क्या हो गया, आकर्षित हो गया, उधर ही जा रहा है जल। यही ऑस्मोसिस की क्रिया आपके शरीर में भी होती है। यानी कोशिकाओं के अंदर अगर सांद्रता अधिक है, पानी कम है, तो जब भी हम जल पीते हैं, जब भी पानी पीते हैं, तो वो पानी आपकी कोशिकाओं में जहाँ ज़्यादा सांद्रता है, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर बढ़ने लगता है। यही क्रिया शुरू होती है, इसी को कहा गया है ऑस्मोसिस। कोई नई चीज़ नहीं है, बस आप ध्यान में रखिएगा कि ऑस्मोसिस की जो ये क्रिया होती है वो हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है। तो जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो द्रव है या जल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वैसी कंडीशन में जहाँ कम है पानी, शरीर में कोशिकाओं में कहीं ज़्यादा है, इनको संतुलित बनाए रखने के लिए ऑस्मोसिस की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, ताकि प्रत्येक स्थान पर जो हमारी जल की मात्रा है वो समान हो जाए। ठीक है। ऑस्मोसिस की ये जो क्रिया है उसमें क्या होता है अभी मैंने बताया। तो अब हमारे शरीर में ये कैसे होगा, प्रत्येक जो हमारी कोशिका होती है उस कोशिका की जो बाहरी सीमा है उस पर अर्धपारगम्य कोशिका आवरण होता है, सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने अभी कहा कि किशमिश को हम डालेंगे पानी में तो उसकी जो मेम्ब्रेन है उससे पानी आपकी अंदर चली जाती है। तो यहाँ भी ऑस्मोसिस की जो क्रिया है वो हमारे शरीर में जब होती है तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसकी बाहरी सीमा पर अर्धपारगम्य कोशिकीय आवरण, अर्धपारगम्य कोशिकीय आवरण यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, जिससे होकर उस सेल मेम्ब्रेन से होकर कुछ पदार्थ जो है कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि पदार्थों का आवागमन हो सकता है।
अंदर के जो पदार्थ हैं वो बाहर जा सकते हैं, बाहर के जो पदार्थ हैं वो अंदर जा सकते हैं, यानी आवागमन हो सकता है। ये जो प्रत्येक पदार्थ कोशिका के आवरण से होकर के आर पार, अगर हम प्रत्येक पदार्थ की बात करें तो इस प्रत्येक पदार्थ हमारे शरीर कोशिकाओं से होकर के आर पार नहीं जा सकते। इसमें बस कुछ ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो आर पार हो सकते हैं। इसमें आयनों की सांद्रता अलग अलग होती है, यानी जब कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर रिक्ति द्रव जो होते हैं उनमें जो आयन होती हैं उनकी सांद्रता अलग अलग होती है, तभी ऑस्मोसिस की क्रिया शुरू होती है। फिर वही बात मैंने जो अभी आपसे कही कि जिसके अंदर आपकी सांद्रता अधिक होगी तो वहाँ पर जहाँ कम सांद्रता वाले हैं उधर के जो है आपके जल अधिक सांद्रता की ओर आकर्षित होंगे। वही चीज़ें यहाँ भी हैं कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उससे होकर के अगर कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम है तो वहाँ पर जो आयन है, जो बाहरी आयन है वो कोशिका के अंदर जाना शुरू कर देंगे। और जो अगर अंदर जल की मात्रा अधिक है और बाहर सांद्रता बढ़ी हुई है तो वैसी कंडीशन में अंदर से जल बाहर आने लगेंगे। तो ये जो क्रिया है जल का आवागमन, आर पार आयनों का होना, वो क्या कहलाएगा आपका? ऑस्मोसिस की क्रिया। इसी को कहा गया है ऑस्मोसिस, ये हमारे बॉडी में होता है। ये जो ऑस्मोसिस क्रिया है आपकी, यह क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों तरफ आपके आइसोटोनिक ना हो जाए, समसांद्र ना हो जाए। ये जो आपका जल है ये तब तक कोशिकाओं के अंदर बाहर होता रहेगा। अंदर बाहर कहने का मतलब कि सांद्रता के अनुसार होगा। तो यहाँ अगर सांद्रता अधिक होगी जहाँ, तो वहाँ जल की मात्रा अधिक डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है। जहाँ कम होगी वहाँ कम मात्रा में होगी। और यह क्रिया, यह ऑस्मोसिस की क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि हमारे शरीर में दोनों तरफ, यानी कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों तरफ का जो जल है वो आइसोटोनिक ना हो जाए, वो समसांद्र ना हो जाए। तो जब कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों तरफ के जल में सांद्रता बराबर हो जाती है तो ये जो अवस्था है समसांद्रता की अवस्था होती है। कहने का अर्थ है कि यही अवस्था संतुलित अवस्था होती है, जिस समय हमारे शरीर में जल पूर्ण रूप से पूरे शरीर में संतुलित हो जाता है, बंट जाता है, वितरित हो जाता है। शरीर में जल की ये जो मात्रा है कम हो जाती है, तब भी यदि समसांद्रता की संतुलित अवस्था में परिवर्तन आ जाए तब प्राणी को प्यास की अनुभूति होती है। ठीक है, यानी जल की मात्रा जब हमारे में कम होती है, समसांद्रता की संतुलित अवस्था में परिवर्तन आ जाए, यानी जब भी आइसोटोनिक फेज है उसमें चेंजेज आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं, तब हम लोगों को क्या महसूस होता है? बड़ी जोर से प्यास लग गई। इसी को बोलते हैं, यानी प्यास की अनुभूति हमें तब होगी जब हमारे शरीर में समसांद्रता की अवस्था संतुलित नहीं होगी। जब तक समसांद्रता की अवस्था संतुलित होगी हमको प्यास की अनुभूति नहीं होगी। संतुलन जैसे ही डिसबैलेंस होगा, डिस्टर्ब होगा, वैसी कंडीशन में हमको प्यास लगना ही लगना है। यहाँ जो आपकी प्यास की मैंने कल बात की थी, दो प्रकार की, कोशिकीय शुष्कता प्यास और हाइपोवैल्मिक प्यास, इस पर कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। यहाँ कोशिका शुष्कता जो प्यास है उस पर जो आपके रिसर्चेज हुए हैं उस रिसर्च पे आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोशिकीय शुष्कता प्यास को उत्पन्न किया जा सकता है। क्योंकि रिसर्च हुआ है तो प्यास को उत्पन्न करके रिसर्च किया गया है, तो ये कैसे उत्पन्न हुआ अब हम लोगों को ये देखना है। कहने का अर्थ है कि अब हम लोग सेलुलर डिहाइड्रेशन थ्रस्ट की बात करेंगे, कोशिकीय शुष्कता प्यास की। यहाँ जब पशुओं में रिसर्च जो हुए थे वो पशुओं पर हुए थे, तो उसमें कोशिकीय जो शुष्कता प्यास है उसमें अति नमक का जो सांद्र घोल था उसकी इंजेक्शन दे दिए गए। पशुओं को नमक के सांद्र घोल का इंजेक्शन दिया गया, तो हुआ क्या? वो जल पीना शुरू कर दिए। कौन? पशु। क्योंकि पशुओं को नमक के अति सांद्र घोल का इंजेक्शन दिया गया, तब उनको प्यास की अनुभूति हुई और जल पीना शुरू कर दिए।
चाहे वो सुई लगने से पहले, इंजेक्शन लगने से पहले भले तृप्त हो चुके हों जल से, फिर भी वो जल पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि नमक के अति सांद्र घोल के इंजेक्शन से जो कोशिका रिक्ति द्रव होते हैं वो अधिक सांद्र हो जाते हैं, उनका गाढ़ापन बढ़ जाता है। इसको अगर आपको टेस्ट अगर करना होगा, घर पे सेल्फ टेस्ट करना होगा, तो आप थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा घर का नमक ले लिए और उसको मुंह में डालें, थोड़ी सा पानी लेकर के पी लिए। इसके बाद आप नोटिस करेंगे, डीप ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा, तो आपको प्यास की अनुभूति ज़्यादा होगी कुछ देर के बाद। तो ये जो आपको प्यास की अनुभूति हो रही है वो क्यों हो रही है? नमक लेने के कारण, सोडियम क्लोराइड के कारण हो रहा है। तो यहाँ नमक के अति सांद्र की अगर हम जो घोल बनाएं और उसका इंजेक्शन लगा देते हैं किसी प्राणी को या पशुओं को, ये रिसर्च में आया है, तो इंजेक्शन लगाने से जो कोशिका रिक्ति द्रव होते हैं, कोशिका रिक्ति द्रव, कोशिका के अंदर का जो द्रव है वो अधिक सांद्र हो जाता है, जिससे कोशिका के अंतर्गत द्रव में जल जो है वो निकल करके कोशिका रिक्ति द्रव में मिलने लगेगा। कोशिका अंतर्गत जो द्रव है वो वहां से निकल करके कोशिका रिक्ति द्रव में मिलने लगता है। इसीलिए कोशिकाओं में जल अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका के जो रिक्ति द्रव है अधिक सांद्र होने के कारण कोशिका अंतर्गत जो द्रव थे वो बाहर निकल जाते हैं रिस करके और कोशिका रिक्ति द्रव में मिल जाता है। इसीलिए कोशिकाओं में जलाभाव, जो कोशिकाएं होती हैं वो सूखने लगती हैं, उनमें जल का अभाव उत्पन्न हो जाता है। ये शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ने लगेंगी। जब शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ने का मतलब ही हो गया कि कोशिकाओं से जल रिस करके बाहर आपका आ रहा है। तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं जब सिकुड़ जाती हैं, तो ये कोशिकाएं जैसे ही सिकुड़ना शुरू हुई, व्यक्ति को प्यास की अनुभूति होने लगती है। यानी शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ी, जो प्यास का अनुभव उत्पन्न कर दी, और यह जो अनुभूति व्यक्ति को हुई है, इस अनुभूति से वह तुरंत जल अगर उपलब्ध है, वहाँ पे अवेलेबल है, तो पीना शुरू कर देता है। जब व्यक्ति को ऐसी प्यास लगती है, यानी कोशिकाओं में शुष्कता की वजह से, डिहाइड्रेशन के कारण अगर प्यास लगती है, तो इस प्रकार की प्यास को कहा गया है कोशिकीय शुष्कता प्यास। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आप लोगों का फास्ट होता है, फास्ट जिस दिन व्रत रखते हैं, उस दिन आप लोगों को प्यास कम लगती है, लेकिन जिस दिन भोजन करते हैं उस दिन आपको प्यास उस दिन की अपेक्षा अधिक लगती है। यहाँ पर आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब भी हम फास्ट रखते हैं तो प्यास नहीं लग रही है, जबकि हम भोजन जिस दिन करते हैं उस दिन प्यास अधिक लग रही है। यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं, यहाँ सेलुलर डिहाइड्रेशन थ्रस्ट मैक्सिमम होती है, जो आपको प्यास की अनुभूति हो रही है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। टेस्ट करना होगा तो सोडियम क्लोराइड आपके घर में है, नमक, उसको लेकर के आप टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको प्यास लग रही है वो कोशिकीय शुष्कता प्यास कहलाएगी। यहाँ जो और कई रिसर्चेज हुए हैं उससे ये पता चला है कि जो कोशिकीय शुष्कता प्यास होती है वो केवल अति सांद्रता से ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जो घोल है, जो अति सांद्र घोल बनाया जा रहा है, घोल भी उन्हीं पदार्थों का होना चाहिए जिनके आयन कोशिका के आवरण को अवरुद्ध होते हैं। यानी ऐसे आयन हो जो कोशिका आवरण से अवरुद्ध होते हो, तब हमको प्यास की अनुभूति होगी। नहीं तो फिर कोशिका के अंदर का बाहर का दोनों तरफ का जल जो है वो मेम्ब्रेन से होता हुआ आर पार करके वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी ये कोशिकीय शुष्कता प्यास है ये तभी उत्पन्न होगी जब घोल उन्हीं पदार्थों का हो जिनके आयन कोशिका के आवरण को अवरुद्ध कर दें। जिनसे अवरुद्ध होता है उनसे अगर हम ऐसे घोल बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको प्यास की अनुभूति ज़रूर होगी। साथ ही जब हमको जल से कुछ देर तक वंचित रखा जाता है, दूर रखा जाता है, तब भी हमको प्यास की अनुभूति होने लगती है। कोशिकीय शुष्कता प्यास लेकिन वहाँ पे आपकी नहीं होती, यहाँ उससे अलग होती है, जल वंचन से उत्पन्न प्यास है। क्योंकि जब हम जल को नहीं पी रहे हैं कुछ देर तक,
नहीं, हमको जल मिला ही नहीं, मान लीजिए नहीं मिला, तो जहाँ हमको पानी मिला ही नहीं तो यहाँ जल वंचन की स्थिति उत्पन्न हुई। जल वंचन की ये जो आपकी स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे भी हमको प्यास की अनुभूति हो रही है। लेकिन ये जो आपकी प्यास है वो सेलुलर डिहाइड्रेशन थ्रस्ट से अलग होती है। अगर हम इसमें टेस्ट की बात करें तो यहाँ जो रिसर्च किया गया उसमें चूहों पर किया गया था कि चूहों की सक्रियता में ऐसे जल वंचन से जब प्यास उत्पन्न हुई तो उससे चूहों की सक्रियता में वृद्धि होती है। लेकिन नमक के घोल की जब हम इंजेक्शन लगा देते हैं तो जो चूहे हैं उनमें सामान्य सक्रियता रहती है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम चूहों को जल से वंचित रखें, जल से काफ़ी दूर रखें काफ़ी देर तक, तो उनको प्यास लगी और जब उनको छोड़ा गया पानी पीने के लिए तो काफ़ी एक्टिव थे। लेकिन जब हम नमक का सांद्र घोल का इंजेक्शन लगाए तो उससे भी उनमें प्यास उत्पन्न हुई। लेकिन जितने एक्टिव वो जल वंचन से प्यास के लिए थे, उतना उनका जो एक्टिविटी थी, उतनी सक्रियता जो थी उनकी सुई इंजेक्शन जो लगाया था उसकी वजह से नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जो जल वंचन है वो वैसी प्यास व्यक्ति की सक्रियता को बढ़ा देता है। किसकी अपेक्षा? इंजेक्शन यानी नमक के सांद्र घोल की अपेक्षा ये हमारी प्यास को बढ़ाता है। कौन? जलवंचन। क्लियर है? दूसरी बात मैंने कल भी की थी, हाइपोवोलेमिक थ्रस्ट की, हाइपोवोलेमिक प्यास की। यहाँ पर इसका हमको फिर वही बात आपकी आएगी कि हम इसकी फिजियोलॉजी पे जाएंगे। तो यहाँ जो हाइपोवोलेमिक प्यास को लग रही है व्यक्ति को, यहाँ जल जो शरीर है उसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब हमारा शरीर है, हम पानी मान लीजिए पीते जा रहे हैं, तो जब शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो किडनी है वो यूरिन फास्ट करके हमारे जो जल है उसको निष्कासित कर देती है। यानी अधिक मात्रा में जो जल होता है उसको निष्कासित कर देती है। और जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो जो हमारी किडनी है वो हमारे शरीर से मूत्र का विसर्जन या कम यूरिन मात्रा में यूरिन फास्ट करते हैं हम, यानी मूत्र का विसर्जन कम हो जाता है। तो किडनी द्वारा ये जो आपकी जल का नियंत्रण हो रहा है या जो हम यूरिन फास्ट कर रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये आएगी बात दिमाग में। तो ये होने का कारण है आपकी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जिसके माध्यम से इसका नियंत्रण हो रहा है। ये जो हार्मोन्स है आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और हाइपोथैलेमस से मिलने वाले जो स्नायविक आपके न्यूज होते हैं, जो संदेश होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। कहने का अर्थ है कि जो आपकी किडनी है उसकी जो क्रियाएं होती हैं उससे जो आपकी बीपी है वो प्रभावित होती है। शरीर में जल की मात्रा कम होने से जो हमारा ब्लड है उसका आयतन जो है वो कम हो जाता है। ब्लड कम नहीं होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लड का कुल जो हमारा आयतन है वो कम हो जाता है, जिससे आपका जो ये बीपी है वो भी कम हो जाती है। बीपी कम होने पर जो आपकी किडनी है उससे रेनिन निकलना शुरू होता है। जब रेनिन निकलना शुरू होगा तो ब्लड में आपकी एंजियोटेंसिन प्रथम और फिर इसी एंजियोटेंसिन प्रथम से एंजियोटेंसिन द्वितीय जो है वो बनने लगता है। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो भी हम लोगों को हाइपोवोलेमिक प्यास लगती है वो एंजियोटेंसिन की ही कारण होती है। अगर एंजियोटेंसिन नहीं होता तो हमको हाइपोवोलेमिक थ्रस्ट नहीं फील होता। तो प्राकृतिक या प्रायोगिक तकनीक से अगर हम जो ब्लड है उसकी मात्रा में कमी करके हाइपोवोलेमिक जो प्यास है उसे अगर उत्पन्न करना चाहें तो उत्पन्न किया जा सकता है। साथ ही एंटीडाययूरेटिक जो है उसके अधिक मात्रा में स्राव या रेनिन में अधिक उत्पादन या रक्त में सोडियम की कम मात्रा या पॉलीएथिल जो ग्लाइकॉल की इंजेक्शन है, इनसे भी हम जो है हाइपोवोलेमिक प्यास के प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही अगर किडनी को जो जाने वाले ब्लड है अगर उसमें कमी कर दें तब भी हाइपोवोलेमिक प्यास हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? अब हम आगे बात करेंगे इसके पेरीफेरल जो डिटरमिनेंट्स हैं। प्यास हमको लगती तो है लेकिन इसका कोई पेरीफेरल डिटरमिनेंट्स होगा।
यानी जल ग्रहण करने का नियमन जो है वो परिधि कारकों पर भी तो निर्भर करता है। यहाँ सिर्फ केंद्रीय कारकों की हम बात नहीं कर सकते, परिधीय कारकों पर भी ये डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं परिधि कारकों की ही। तो यहाँ जल ग्रहण करने का जो नियमन है वो हमारे जो सेंट्रल फैक्टर्स हैं, जो पेरिफेरल फैक्टर्स हैं, दोनों के पारस्परिक जो है वो अंतःक्रियाएं जो होती हैं, जो इंटरेक्शन होते हैं, उसके कारण होता है। तो यहाँ पहले हम बात करेंगे ओरल फैक्टर की। ओरल फैक्टर जिसकी वजह से हमको प्यास की अनुभूति हो रही होती है। तो ये जो आपका ओरल फैक्टर है इसको स्थानीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जा गया है, जिसको कैनन 1932 के ने बताया, और उन्हीं के अनुसार जो है ये ओरल फैक्टर आया भी। कैनन ने बताया है स्थानीय सिद्धांत। तो हम उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो प्यास है इसका अनुभव, प्यास का जो अनुभव है वो मुंह में शुष्कता के अनुभव के कारण उत्पन्न होता है। यानी जब हम लोगों को लगता है कि मुंह सूख रहा है तो हमको प्यास की अनुभूति होती है। अकॉर्डिंग टू कैनन, हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे कह कौन रहा है, कैनन ने कहा है। तो मुंह की यह शुष्कता जो है वो शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा के अनुरूप होती है। मुंह सूखा क्यों, मुंह में शुष्कता जो है वो उत्पन्न क्यों हुई? जल कम रहा होगा, तो जल कम रहा होगा तभी शुष्कता उत्पन्न हुई। तो जो टिश्यू है उनमें जो जल की मात्रा है उसी के अनुरूप हमारे शरीर जो होते हैं उनमें शुष्कता की अनुभूति हो रही है। तो जो टिश्यू है उनमें जल की मात्रा कम होगी तो मुंह में भी आपके टिश्यू से रिलेटेड जो जल की मात्रा है उसमें भी कम होगी, यानी शुष्कता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे हमको प्यास की अनुभूति होती है। यहाँ साइकोलॉजिकल जो रिसर्च किए गए हैं, अब हम लोग उस पर आते हैं जो नए रिसर्च किए गए थे। तो यहाँ जो रिसर्च किए गए हैं उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुत्ते को प्रयोज्य बनाया गया। सब्जेक्ट में कुत्ता था। साइकोलॉजिस्ट ने उस कुत्ते की लार ग्रंथि को, जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी, उस ग्रंथि को इस ढंग से बांध दिया कि जो लार है, जो स्लाइवेशन है, वो मुंह में न जाए। यानी जो अब पहले डॉगी को लिया गया, इसके बाद उसकी जो लार ग्रंथियां थी, स्लाइवेशन ग्लैंड्स, उसकी ग्रंथि को बांध दिया गया और इस प्रकार से बांधा गया कि उसका जो लार है, जो स्लाइवेशन है, वो उसके मुंह में न जाए। ठीक, तो वहाँ उसके मुंह में लार की मात्रा कम हो रही है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उसका मुंह सूखेगा। तो इन कुत्तों का मुंह हमेशा सूखा रहता था। ठीक, लेकिन इन कुत्तों द्वारा पिए गए पानी की मात्रा सामान्य कुत्ते से अधिक नहीं पाई गई। उन्हें पानी दिया गया तो जितने नॉर्मल आपके सब्जेक्ट थे, जो कुत्ते थे जिनकी लार ग्रंथियों को नहीं बांधा गया था, जितना वो पानी पीते थे उतना ही पानी आपका सब्जेक्ट भी पी रहा है। यानी दोनों कुत्तों में आपके जो सामान्य पानी पीने की जो मात्रा थी वो लगभग बराबर ही थी दोनों में। तो यहाँ लार ग्रंथियों को नष्ट करने पर भी ऐसे ही परिणाम मिले। यानी लार ग्रंथि को अगर हम नष्ट कर दें, लेशन थेरेपी को यूज कर दें, तो वहाँ पर भी जो हमारे रिजल्ट हैं वही मिल रहे हैं कि वो भी पानी नहीं वैसे ही पी रहा है। यानी हम जब ग्रंथियों को नष्ट कर दे रहे हैं तो ऐसे में जो हम टेस्ट किए उसमें भी पानी, कुत्ते में पानी पीने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अधिक होती थी, पर पानी की जो मात्रा थी उस पर कोई अंतर नहीं आया। वो बार बार कुत्ता पानी पी रहा है, लेकिन कहने का अर्थ है कि फ्रीक्वेंसी अधिक है पर बट क्वांटिटी उतनी ही है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही है बट क्वांटिटी क्वांटिटी उतनी ही है, फ्रीक्वेंसी कई बार हो गई उसकी, कई बार वो पानी पी रहा है लेकिन पानी की कुल मात्रा उसकी उतनी ही है, उसमें अंतर नहीं आ रहा है। इसी पर एक यहाँ पे रिसर्च किया गया कि जो आपके एक ऐसा मनुष्य था जिससे स्टेगार्ड 1941 ने टेस्ट किया था एक ऐसे पर्सन पे, ऐसे व्यक्ति पे, मानव प्रयोजी पे, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें लार ग्रंथियाँ थी ही नहीं। ऐसा व्यक्ति था जिस पर कि स्टेगार्ड का रिसर्च हुआ। उस व्यक्ति में जो लार ग्रंथियाँ थी वो नहीं थी, लेकिन वह व्यक्ति जो पानी पीता था, पानी वो कई बार पीता था,
पर उसके द्वारा पानी पिए गए जो जल की मात्रा थी वो सामान्य थी। उसमें जन्म से ही लार ग्रंथियां नहीं थी, वो कई बार जल को ग्रहण करता था, कई बार पानी दिन में पीता था। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ आवृत्ति अधिक थी, फ्रीक्वेंसी अधिक थी, बट क्वांटिटी नॉर्मल थी उसकी। जितना हम सब पीते हैं उतना ही वो भी पी रहा था, लेकिन वो कई बार पीता था, सामान्य व्यक्ति उतनी बार नहीं पीते हैं। तो वहाँ क्वांटिटी अधिक होगी और क्वांटिटी लिमिट होगी और फ्रिक्वेंसी अधिकतम होगी। आवृत्ति कई बार थी, कई बार व्यक्ति पानी ले रहा था। यहाँ कहने का कारण है, कहने का अर्थ है कि जो ये आपके मौखिक कारक हैं, इसमें मुंह का सूखना, प्यास, मुंह के सूखने की वजह से प्यास की अनुभूति हो रही है। सिर्फ इसी बात को हम नहीं कह सकते कि इस मुंह सूखना ही मात्र एक कारण है, प्यास का कारण और भी कुछ हो सकता है। अगर हम पेरिफेरल डिटरमिनेंट्स की आगे अगर बात करें तो हम यहाँ पर गैस्ट्रिक फैक्टर्स को भी ले सकते हैं। यहाँ आमाशयी कारक की मैं बात करने जा रही हूँ, गैस्ट्रिक फैक्टर्स। तो यहाँ पानी पीने की जो अनुक्रियाएं हैं, हमारी पानी पीने की जो अनुक्रियाएं हैं, उन पर आमाशयिक कारकों की जो भूमिका है उस पर भी काफ़ी रिसर्च किया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और रिसर्च करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को लेते हैं तो उसमें इससे पहले जो ओरल फैक्टर्स को देखा गया कि जो लार ग्रंथियाँ नहीं हैं तो हमको प्यास की अनुभूति कैसे हो रही है। यहाँ उसी को आधार मान करके गैस्ट्रिक फैक्टर्स को लिया गया, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने इसमें भी कुत्ते को ही प्रयोज्य बनाया गया। हमारा सब्जेक्ट जो था वो डॉगी था। उसमें जो डॉगी था उसकी ग्रास नली को काट दिया गया, ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली को काट दिया गया और दोनों छोर को, जो ग्रास नली का दोनों छोर था, उन दोनों छोर को शरीर की जो सतह है उस पर ला करके खोला गया। पहले क्या किया गया, सब्जेक्ट को लिया गया, उसकी ग्रास नली को काट दिया गया। यहाँ रिसर्च हो रहा था। रिसर्च में उसमें दोनों जो छोर थे उसके ग्रास नली के, उसको शरीर के बाहर बाहरी जो सतह है उस पर खोला गया। तो ऐसे पशुओं द्वारा जो जल ग्रहण किया गया वो जल आमाशय में नहीं जाता था। वो शरीर, यानी जब भी वो डॉगी प्यास की अनुभूति होती थी वो पानी पी रहा है, और पानी पीने के बाद जो उसका जल था वो उसके आमाशय में नहीं जाता था, वो शरीर के बाहर गिर जाता था, क्योंकि ग्रास नली को काट दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ ग्रास नली को जब काट दिया गया और शरीर से जल बाहर गिर गया तो इसका अर्थ है कि आमाशय में जल पहुंचा ही नहीं। इस रिसर्च में ये देखा गया कि जो प्राणी द्वारा पी गई जल की मात्रा थी उसकी जल की आवश्यकता के अनुरूप होती थी। वो उतना ही जल पीता था जितने जल की उसे आवश्यकता थी, जबकि वो जल उसके आमाशय में नहीं पहुंचता था। ठीक है, तो यहाँ जो प्रयोग किया गया इसमें ये पाया गया कि जब भी हम आमाशय में उसके जल नहीं पहुंच रहा है, जल है, पीने की मात्रा उसकी उतनी ही थी जितना वो जल पीता था पहले, उतना बाद में भी वो पी रहा है, जबकि जल हमारा जो है, जो पानी है, वो हमारे प्रयोज्य के आमाशय तक नहीं पहुंच पा रहा है। जल तो बाहर शरीर से गिर जा रहा है क्योंकि ग्रास नली को काट करके सतह पर खोला गया है। जो दूसरा प्रयोग किया गया, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें जो पशु के आमाशय में डायरेक्ट उतना ही पानी पहुंचा दिया गया। ये दूसरा रिसर्च किया गया, तो उसमें जो हमारा प्राणी था उसके आमाशय में उतना ही जल, जितना वो पीता था उतना ही जल सीधे उसके आमाशय में पहुंचा दिया गया, और कुछ समय तक पशु को जल से वंचित रखा गया, उसे पानी नहीं दिया गया। पहले क्या किया गया कि उसके आमाशय में उतना ही जल दे दिया गया, उतना ही पानी उसके आमाशय में डायरेक्ट डाल दिया गया, और काफ़ी देर तक उसे पानी से वंचित रखा गया, कुछ समय तक। फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार, जितनी उस प्राणी को आवश्यकता थी, पशु को आवश्यकता थी, उसकी आवश्यकता के अनुसार आमाशय में जल फिर पहुंचा दिया गया। आमाशय में जल पहुंचाने के बाद, पानी पहुंचाने के बाद, जो पानी है पहुंचाने के अलग अलग समयांतराल पे पानी, मुंह से पानी पीने के लिए दिया गया। कहने का अर्थ है कि पहले प्राणी को जल आमाशय में डायरेक्ट जल डाला गया,
उसके आमाशय में ही पानी पहुंचा दिया गया। कुछ समय के अंतराल के बाद, कुछ समय का डिस्टेंस देने के बाद फिर उसके आमाशय में जल पहुंचा दिया गया, मुंह से पानी नहीं दिया गया। इसके कुछ समय के बाद फिर उसको पीने के लिए पानी दिया गया। परिणाम में क्या मिला? क्योंकि जल तो उतना ही उसके आमाशय में डाला जा रहा है, रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है कि पानी पहुंचाने के तुरंत बाद, जैसे ही पानी लेकर के उसके आमाशय में डाल दिया गया, डालने के तुरंत बाद जब हम प्राणी के सामने पानी रखते हैं पीने के लिए, तो उसने उतना ही पानी पिया जितना उतने उसके आमाशय में डाला गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि पहले क्या किया गया था, आमाशय में उतना ही जल उसके पहुंचा दिया गया, फिर इसके बाद जल पहुंचाने के बाद फिर तुरंत उसको पानी मुंह से पीने के लिए दिया गया। वो प्राणी उतना ही पानी पी रहा है जितना उसके आमाशय में पहुंचाया गया है, ऐसा रिजल्ट में मिला। तो यहाँ जितना आमाशय में डाला जाए है उतना ही वो पानी पी रहा है। तो 10 मिनट बाद पानी, जो कम पानी था वो 15 मिनट बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पिया, यानी 10 मिनट बाद तो कुछ पानी पिया, 15 मिनट के बाद बिल्कुल पानी नहीं पिया। इस रिजल्ट से जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, ये स्पष्ट हो गया कि आमाशय में जो तृप्ति के संकेत हैं उसमें पानी पहुंचने के कुछ समय के बाद, यानी लगभग 15 मिनट के बाद उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे यही नियम हर व्यक्ति पे लागू होता है। हमें जब भी प्यास की अनुभूति होती है, जब भी हमें प्यास की अनुभूति होती है तो हम जल पीना शुरू करते हैं, पानी पीना शुरू करते हैं। पानी पीने के तुरंत बाद हमारी प्यास नहीं बुझती। प्यास कब बुझती है? पानी पीने के लगभग 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब आमाशय में पानी पहुंच जाता है, जल पहुंच जाता है, तो लगभग 10 या से 15 मिनट के बाद हमें पानी से तृप्ति की अनुभूति होती है। तो अब आप कहेंगे कि हम पानी पीना बंद कैसे कर देते हैं? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम भोजन करना या जल पीना आमाशय के संकेत पे बंद करते हैं। आमाशय भर गया है, अब पानी पी लिया, तो ये थिंकिंग वहाँ पे आएगी। यानी आमाशय अगर भर गया तो यहाँ आमाशय के भरने का जो संकेत है वो हमको प्राप्त होता है और हम पानी पीना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें तृप्ति की अनुभूति 10 से 15 मिनट के बाद होती है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें, अगर हार्मोन्स की बात करें तो शरीर में जल की मात्रा का जो नियमन है, मूल रूप से 3 हार्मोन्स नियमन करते हैं इसका। पहला कौन सा हार्मोन्स है आपका? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, ADH। ठीक, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, जिसके वजह से पानी की मात्रा का नियमन होता है, कंट्रोल होता है। ये सिक्रेशन इसका कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्रंथि से, एंजियोटेंसिन किडनी से। तो यहाँ ADH का जो सिक्रेशन है वो पीयूष ग्रंथि के पक्षखंड से, एल्डोस्टेरोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एंजियोटेंसिन का निर्माण कुछ जटिल क्रियाओं के द्वारा होता है। ADH जो है वो गुर्दे की जो क्रिया है, जो किडनी की क्रिया है, उसमें ऐसा परिवर्तन कर देता है। जो आपकी ADH है वो ऐसा परिवर्तन कर देता है कि जो आपकी मूत्र की मात्रा होती है, अगर कम है तो कम मात्रा में शरीर से बाहर जाता है। अगर शरीर में जल की मात्रा अधिक है तो हम अधिक यूरिन फास्ट करेंगे, मूत्र की मात्रा अधिक स्रावित होगी, विसर्जित होगी। इस स्थिति में हम जो यूरिन फास्ट कम कर रहे हैं, कम मात्रा में कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, ये शरीर का पानी शरीर में बना रहे इसके लिए, यानी शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए जो कार्य कर रहा है वो ADH कर रहा है। एल्डोस्टेरोन की अगर बात करें तो इसके सिक्रेशन से, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन से जो प्राणी है उसमें सोडियम के लिए जो होती है भूख बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है कि जो खाया हुआ सोडियम है वो कोशिका रिक्ति द्रव की सांद्रता को बढ़ा देता है। कोशिका रिक्ति जो द्रव की सांद्रता है वो उसको बढ़ा देता है, जिससे कोशिका के अंतर्गत जो द्रव होते हैं उसमें जल बाहर आ जाता है, जिससे शरीर में जो जल का वितरण है, वितरण क्या कहें, पुनर्वितरण कहें,
जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी कुछ ही देर पहले इसकी बात हुई थी, वो संतुलित तरीके से हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग एंजियोटेंसिन की। एंजियोटेंसिन के कारण प्यास लगती है और शरीर में पानी का जो अभाव है वो दूर हो जाता है। एंजियोटेंसिन एडीएच के स्राव को फिर से बढ़ा देगा। ये सर्किल बन गई, ध्यान दीजिएगा। एडीएच सिक्रेट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो एल्डोस्टेरोन को मोटिवेट करेगा, इससे सिक्रेट होगा आपका एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन प्रथम, एंजियोटेंसिन द्वितीय, ये कुछ जटिल क्रियाओं के निर्माण से बन जाता है। एंजियोटेंसिन जैसे ही शरीर में हमारे उत्पन्न हुआ, प्यास की हमको अनुभूति हो गई। अब प्यास की जैसे ही हमको अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति से फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम की फिर बात करूँगी, फिर ये जाता है आपके ब्रेन को मैसेज, किसके द्वारा? स्नायु कोशिकाओं के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा। अब क्या हो रहा है? फिर से एडीएच उसके सिक्रेशन को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? एंजियोटेंसिन। तो ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हार्मोन्स, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन प्रथम, एंजियोटेंसिन द्वितीय, ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी प्यास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन से रिलेटेड हैं कि प्यास के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स निम्न है डॉट डॉट डॉट, फिर क्वेश्चन में दे देता है आपकी। तो इनमें से किसी भी हार्मोन्स का नाम दिया जाए, ये आपकी प्यास के लिए उत्तरदायी हो। मूल रूप से एंजियोटेंसिन की बात यहाँ पे ज़रूर होगी। क्लियर है?